बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स सेमेस्टर फर्स्ट डीयू के द्वारा जो लेटेस्ट सिलेबस दी गई है ऑल सब्जेक्ट का, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये सारे सिलेबस बताने वाला। आउटडेटेड चैप्टर्स को हटा दिया गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो चैप्टर्स ऐड किए गए हैं अब आपको वही पढ़कर जाना, अदरवाइज आप फेल हो जाओगे, कहीं आप पुराना पढ़ के ना चलेगा। इसलिए आपको हर एक पॉइंट्स को ध्यान रखना है जो आज की इस नोटिफिकेशन में बताया गया। इस वीडियो को आप एंड जरूर देखना, मैं आपको हर एक टॉपिक डीपली में समझाऊंगा भी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा। ये आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। इस वीडियो को आप एंड तक देखकर आसानी से पास हो। मनीष वर्मा, आप सभी को स्वागत है हमारे। सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि डीयू के अंदर ही आते हैं एसयूएल, यानी कि जो बीए ऑनर्स या प्रोग्राम ओपन से करते हैं, या अगर आप रेगुलर से कर रहे हो डीयू के किसी भी कॉलेज से, या आप एनसी वेब से कर रहे हो यानी कि नॉन कॉलेज जो कि सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है, तो डीयू के अंदर ये तीनों कैटेगरीज आती हैं। और डीयू के द्वारा जो भी सिलेबस दिया जाता है ये तीनों के लिए बिल्कुल सेम होता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप सोल में हो तो रेगुलर वालों के लिए कोई अलग सिलेबस होगा। जो मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा वो डिट्टो सेम सिलेबस होगा रेगुलर, सोल और एनसी वेब। और अगर आप किसी और कॉलेज या यूनिवर्सिटी में हो जो कि डीयू के अंडर में नहीं आता, अब यूपी से हो, बिहार से हो, भारत के चाहे किसी और स्टेट से हो, तो एक बार आप सिलेबस को मैच कर लेना। अगर ये सिलेबस है तो ये सिलेबस आपको ही पढ़ना होगा। अब हम बात करते हैं अपने फर्स्ट सब्जेक्ट, अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत की समझ। ये हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है जो कि मेन सब्जेक्ट, ये कंपलसरी सब्जेक्ट होता है जो आपको लेना ही होता है ऑनर्स के अंदर। देखिए ऑनर्स का मतलब क्या होता है। आपने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स लिया है तो पॉलिटिकल साइंस के अलग अलग कैटेगरीज होते हैं, उन कैटेगरीज को आप पढ़ो। अब आपको हिस्ट्री, एजुकेशन, हिंदी, इंग्लिश जो अलग अलग प्रोग्राम के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, अब आपको वो नहीं पढ़ना। ऑनर्स का मतलब ही होता है कि पॉलिटिकल साइंस के ही जो अलग अलग पार्ट्स है वो आपको पढ़ना होगा। तो पॉलिटिकल साइंस वो अलग अलग पार्ट्स कौन कौन से हैं, जैसे पॉलिटिकल थ्योरी है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, एडमिनिस्ट्रेशन है, आईआर यानी कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। ये सब कुछ पॉलिटिकल साइंस के अंदर ही आता है। पॉलिटी वगैरह जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, ये सब अलग अलग पार्ट्स हैं। आगे आने वाले सेमेस्टर्स में हम यही पढ़ने वाले। क्लियर है? जिसको सेमेस्टर फर्स्ट में आप पढ़ने वाले हो पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में। अब ये पॉलिटिकल थ्योरी है क्या? राजनीतिक सिद्धांत। याद करो क्लास 11th के अंदर जब आप एनसीईआरटी पढ़ा करते थे उस टाइम पे आपके पास पॉलिटिकल साइंस की दो बुक, एक तो मोटी वाली बुक थी, इसके अंदर हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़कर आ चुके हैं, संविधान कब, क्यों और कैसे। लेकिन जो दूसरी वाली बुक थी वो पतली सी बुक थी, पॉलिटिकल थ्योरी वाली, जिसके अंदर इक्वालिटी, जस्टिस, राइट, पॉलिटिक्स, इन सब के बारे में आपने पढ़ा। वही जो पतली वाली बुक थी ना, यही आप पढ़ोगे इस सिलेबस। आया आपको समझ में? अगर आपने 11th में पढ़ा हुआ है तो कुछ कॉन्सेप्ट आपको याद होगा जो अभी आपकी हेल्प करेगा। अगर नहीं भी पता तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा बिल्कुल शुरुआत से, ये समझकर कि आपको मुझे बिल्कुल जीरो से शुरुआत करना है और हीरो बना देना है। क्लियर है? चलिए देखिए, पहले हम समझते हैं पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब क्या होता है। पॉलिटिकल थ्योरी क्या करता है? अगर आपसे कोई पूछ ले या आपको किसी को बताना हो, अब भाई ऑनर्स कर रहे हो, ऑनर्स का मतलब होता है कि पॉलिटिकल साइंस के आप एक्सपर्ट हो, तभी आप उसको एक लाइन में फट से बता दो। तो क्या बताओगे पॉलिटिकल थ्योरी क्या करता है? चलिए आपको मैं बता देता हूं ताकि आपको लाइफ टाइम तक याद रहे। देखिए पॉलिटिकल थ्योरी, जिसको हम राजनीतिक सिद्धांत के नाम से जानते हैं, इसका काम क्या है या ये क्या करता है, इसके अंदर क्या पढ़ा जाता है, सिंपल यही आपको बताना होता है इस पूरे सिलेबस में। तो राजनीतिक सिद्धांत यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी का पहला काम होता है कि स्टेट यानी कि राज्य को कितनी शक्तियां दी जानी चाहिए संविधान के द्वारा। इसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो राजनीतिक सिद्धांत के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का स्टडी किया जाता है। और व्यक्ति यानी कि पीपल या पर्सन को, इंडिविजुअल पर्सन को कितने अधिकार या लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। पॉलिटिकल थ्योरी में यही बताता है कि राज्य यानी कि स्टेट को कितनी शक्तियां दे जिससे कि ज्यादा पावरफुल ना बन जाए। और दूसरी बात ये, व्यक्ति यानी कि लोगों को भी इतने अधिकार या आजादी मत दो कि वो राज्य के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं, जो राज्य स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो लॉज बनाए जा रहे हैं, ये उनको तोड़ने लग जाए। अब मोदी जी ने नोटबंदी लागू करी तो सब गए ना बैंक में लाइन लगने के लिए, नोट को चेंज करवाने के लिए। अगर लोगों के पास इतनी आजादी होती, इतने अधिकार होते, तो वो स्टेट यानी गवर्नमेंट की बात मानते नहीं, मोदी जी की बात मानते ही नहीं। क्यों माने हम? क्योंकि आज स्टेट के पास ऐसी पावर है जो लोगों को माननी, लेकिन आजादी भी है। तो ये काम कौन करता है? ये काम करता है पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी ये बताता है
कि राज्य यानी कि स्टेट को कितनी शक्तियां दी जानी चाहिए और लोगों को कितने अधिकार और स्वतंत्रताएं दी जानी चाहिए, और इन दोनों के बीच में बैलेंस बना रहे। ना ही स्टेट को ज्यादा पावर दो जिससे कि ये डिक्टेटर तानाशाह बन जाए, और ना ही लोगों को इतने अधिकार स्वतंत्रता दे दो कि वो राज्य की बात ही ना माने। ये काम करता है पॉलिटिकल थ्योरी। अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, इस यूनिट के अंदर, कि एंशिएंट टाइम प्लेटो, एरिस्टोटल कौन? पॉलिटिकल साइंस का फादर, जिसने बुक लिखी थी पॉलिटिक्स, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो प्लेटो, एरिस्टोटल, जेम्स मिल, जेएस मिल, डेविड रिगार्डो, कार्ल मार्क्स, होब्स, रूसो, ऐसे कई सारे पॉलिटिकल थिंकर आए जिन्होंने अपने थॉट्स दिए। और आप जब ये चैप्टर पढ़ोगे तो आप यही सब चीज डिस्कस करोगे, पावर के बारे में, राइट्स और लिबर्टी के बारे में, पावर का सेपरेशन के बारे में, पावर को बैलेंस कैसे किया जाए इसके बारे में, यही सब चीजें हम डिस्कस करेंगे इस पूरे सिलेबस के अंदर। आया आपको समझ में? क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी का काम ही है ये बताना कि स्टेट के पास कौन सी पावर, लोगों के पास कौन से अधिकार, यानी कि राइट्स और लिबर्टी। चलिए, तो ये हमारा हो गया पॉलिटिकल थ्योरी। इसके अंदर भी कई सारी चीजें पढ़नी है हमें, जैसे कई सारे अप्रोचेस हैं, जैसे नॉर्मेटिव है, हिस्टोरिकल है और एम्पिरिकल है। अब इन तीनों अप्रोच में दार्शनिक दृष्टिकोण, मानकीय दृष्टिकोण और ऐतिहासिक दृष्टिकोण कहा है। अब इसका क्या क्या मीनिंग है ये सब हम डीपली समझेंगे जब मैं आपको चैप्टर समझाऊं। बाकी इन सब पे मैंने डीपली वीडियोस बना रखी, मैंने आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लिबरल यानी कि उदारवाद, मार्क्सिस्ट यानी कि मार्क्सवाद, अनार्किस्ट यानी कि अराजकतावाद, और नेक्स्ट है कंजर्वेटिव यानी कि रूढ़िवाद। अभी आपको मैंने बताया ना, पावर, राइट, लिबर्टी, स्टेट, इन्हीं सब चीजों की बात होगी। इसके लिए अलग अलग थ्योरीज, कॉन्सेप्ट आएंगे, अलग अलग लोग आएंगे जो अपनी आइडियाज देंगे, और जो वो अपनी आइडियाज देंगे वो इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर होगा, स्टेट, पावर, राइट्स और लिबर्टी। अभी आप देखते जाना जब आप टॉपिक पढ़ोगे। एंड अब इसके बाद क्या है? इसके बाद है फेमिनिस्ट और पोस्ट मॉडर्निज्म। फेमिनिस्ट यानी कि महिलाओं के द्वारा ये हमेशा से कंप्लेन की गई है कि पुरुष और महिलाओं, दैट मीन्स मेल और फीमेल में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। ज्यादातर जो गवर्नमेंट की पोस्ट है उनमें भी पुरुष ही भरे पड़े, महिलाओं को तो कोई जगह ही नहीं है। पॉलिटिक्स देख लो, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन देख लो, डिफेंस देख लो, सब जगह पुरुष है। तो 17-18 सेंचुरी के आसपास से ही फेमिनिस्टों के द्वारा ये कहा गया। फेमिनिस्ट हर वो इंसान है जो महिलाओं और पुरुषों, मेल और फीमेल में इक्वालिटी की बात कर। ऐसा नहीं है कि फेमिनिस्ट सिर्फ एक लड़की ही हो सकता है, लड़का भी हो सकता है अगर दोनों में इक्वालिटी की बात। बट आज के टाइम पे तो सोसाइटी कई ज्यादा एडवांस भी हुई है। आज लड़कियों के द्वारा चाहे हेल्थ सेक्टर हो, डिफेंस हो, एजुकेशन हो, कई सेक्टर के अंदर आज लड़कों से भी आगे महिलाएं निकल चुकी है, लड़कियां आगे निकल चुकी है। तो आज कई अपॉर्चुनिटी इनके सामने है। बट इसके बावजूद भी कई ऐसे लोग हैं, कई से इलाके हैं जहाँ पे इक्वालिटी लाने की जरूरत है। ये हमें पढ़ना है फेमिनिस्ट में। इसके बाद पोस्ट मॉडर्निज्म भी है कि आज आधुनिकता का एडवांस सेक्टर आ चुका है, एडवांस युग आ चुका है, ये हम देखेंगे इसके अंदर। एंड सबसे एंड में दिया गया है पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, यानी कि राजनीतिक रूप से या स्टेट के द्वारा जो भी नियम बनाए जाते हैं, हम स्टेट की बात क्यों माने, या हमारे पास जो राजनीतिक कर्तव्य है वो कौन कौन से, क्या स्टेट की बात हमें माननी चाहिए? स्टेट कौन होता है जो हम उसकी बात माने? अब जरा सोच के देख लो, हमें तो भगवान ने आजाद बनाया है ना, तो स्टेट की बात हम क्यों माने? स्टेट में जो गवर्नमेंट की उसकी बात, ये डिबेट का इशू, यही डिबेट पढ़ना है हमें इस वाले एंड वाले पर। ये शॉर्ट नोट्स में आता है। देखिए, टोटल आपके एग्जाम में 8 क्वेश्चन आएंगे, 8 में से 4 करना होगा, 3 आपको लॉन्ग करना है, और जो 8वां क्वेश्चन होता है वो शॉर्ट क्वेश्चन होता है। शॉर्ट का मतलब होता है उसमें टोटल 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आप 4 में से कोई 2 करना होगा, और जो एंड का जो 8वां क्वेश्चन होता है ये वही शॉर्ट नोट होता है। इसमें से मान लो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन हो गया, फेमिनिस्ट हो गया, पोस्ट मॉडर्निज्म हो गया, अनार्किस्ट हो गया, तो 4 दे दिया आपको शॉर्ट नोट। तो चारों में से जो आपको 2 आते हैं अच्छे से, उन दोनों को सिलेक्ट कीजिए। तो आपको 2 करने होंगे, आंसर छोटे छोटे लिखने होते हैं इसके अंदर। बाकी जो बड़े वाले जो आंसर है, जिनको लॉन्ग आंसर कहते हैं, उसमें आंसर आपको 4 पेजेस में लिखने होंगे, और इसमें आपको आंसर एक आंसर आपको 2 पेजेस में लिखने होते हैं। तो शॉर्ट नोट से सब प्रेफर करते हैं, एंड का क्वेश्चन वो करते हैं। बाकी लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको करना होगा 3 को, जिसमें आपको 4 पेज आगे पीछे मिला के, बैक और फ्रंट मिला के 8 पेज टोटल है। ये आपको ध्यान। आंसर एग्जाम में कैसे लिखते हैं इसके ऊपर मैंने ये वाली वीडियो बना रखी है, नहीं देखा है जरूर देख लो, लिंक इधर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लो। ये सब्जेक्ट आपके पास है ना, नीचे कमेंट करके बताओ। जैसा जो हमारा फर्स्ट यूनिट था ये है व्हाट इज पॉलिटिक्स, इसमें से एक क्वेश्चन आना कंपलसरी, क्वेश्चन आता ही आता है, 100% आता है। एंड इसके बाद ये जो टॉपिक है, इनमें जो क्वेश्चन आता है, इनमें आता है दोनों को मिलाकर। मान लो कि नॉर्मेटिव
और इंपीरियल कलर, इनमें क्या डिफरेंस है ये पूछा जाता है आपसे। तो एक इस पे टॉपिक, दूसरा क्वेश्चन आ गया। तीसरा क्वेश्चन आता है इन दोनों में से कोई दो मिला दिया जाएगा आपसे, जैसे कि लिबरलिज्म या मार्क्सिज्म, दोनों में क्या डिफरेंस है, या मार्क्सवाद उदारवाद की आलोचना कर कर आया है, तो बताइए कैसे, या इनमें से कोई एक सिंगल आ जाता है। सिंपल ही होता है, बट पढ़ना आपको ये चारों ही है, इनमें से एक क्वेश्चन आना कंपलसरी। तो ज्यादातर जो क्वेश्चन आएगा वो इन दोनों में ही आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन इन दोनों पे नहीं आता, इन दोनों पे आता है। मार्क्सिस्ट आ गया तो ये नहीं आएगा, अगर ये आ गया तो ये नहीं आएगा। बाकी फेमिनिस्ट पे एक क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आता है, महिलावादी पे यानी कि नारीवादी पे, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट, आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशन इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट। जैसा कि इसका नाम ही है, इंडियन यानी कि भारतीय, पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक, एंड थॉट यानी कि विचार। भारत के अंदर राजनीति के ऊपर किन किन लोगों ने अपने विचार दिए हैं और किस चीज पे अपने विचार दिए, जैसे धर्म पे दिए हैं, पॉलिटिक्स पे दिए हैं, रिलीजन पे, कई सारे से टॉपिक्स हैं। तो किस में दिए हैं, जैसे कई सारे बुक्स वगैरह लिखे गए, धर्म है, धम्म है, दंड है, न्याय नीति है, सभा समिति है, राज्य राष्ट्र है, इन सभी टॉपिक्स पे अलग अलग लोगों ने अपने आइडियाज दिए, एंशिएंट टाइम, मिडिएवल टाइम। यही आपको पढ़ना है इस पूरे टॉपिक के अंदर। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चैप्टर वो फर्स्ट है, सेकंड है, ये फोर्थ है, और इसके बाद सबसे एंड का सिक्स्थ। ये मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके, मेन इंपॉर्टेंट यूनिट कह सकते हो आप, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर है। एंड इसके बाद कौन सा है, कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया, यानी कि भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद। यानी कि भारत को जब गुलाम बनाया गया उस कंडीशन को हमने उपनिवेशवाद कहा, और भारत में जब आजादी के लिए लड़ाई लड़ी गई उसको हमने राष्ट्रवाद कहा। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है कि कॉलोनियल सिस्टम जब भारत में चल रहा था, यानी जब भारत को गुलाम बना लिया गया था, उस टाइम पे भारत के अंदर क्या कंडीशन थी और उसको लेकर अलग अलग जो थ्योरीज है, अप्रोच है, उन्होंने क्या कहा है। जैसे लिबरल अप्रोच क्या है, मार्क्सिज्म का अप्रोच क्या है, उदारवादी, मार्क्सवादी और पोस्ट कॉलोनियलिज्म यानी कि उत्तर औपनिवेशिक। ये तीन अप्रोच है जो आपको बताना है। याद रहे पहले वाले सिलेबस में यहाँ पे गांधीज्म लिखा हुआ था, बट जो अब नया सिलेबस आया उसके अंदर हमें पोस्ट कॉलोनियलिज्म लिख दिया गया। पहले यहाँ पे गांधीज्म आया करता था, बट वो अब सिलेबस में नहीं है। यही आपको अच्छे से समझना है, जो सिलेबस में से काटा गया है, ये आप सिलेबस में है जो यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो फर्स्ट यूनिट के अंदर आपको राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद और मार्क्सवाद, ये तीन अप्रोच है, यही आपको पढ़ना है। एंड इसके बाद कॉलोनियल रूल इन इंडिया एंड इट्स इम्पैक्ट, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कैसे हुआ, आजादी से पहले अंग्रेजों के टाइम पे 1773 में ही क्विट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया, 1813 का एक्ट हो गया, 1853 का एक्ट हो गया, 1935 का एक्ट हो गया, 1919 में एक्ट पारित किया गया। ये सारे जो एक्ट पास किए गए अंग्रेजों के द्वारा, ये सारे एक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स बने। अगर आपको भी मैं बताऊं तो 1935 का जो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट था, इससे लगभग 200 ऐसे एक्ट एज इट इज सेम लेकर हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिए गए थे। तो ये सारे सोर्स है, तो ये हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट कब और कैसे हो। एंड इसके बाद आपको देखना है अंग्रेजों के द्वारा ऐसी कौन सी पॉलिसी अपनाई गई थी जिसका इम्पैक्ट हमारे एग्रीकल्चर और लैंड इंडस्ट्री पर पड़ा। एंड इसके बाद रिफॉर्म का यूनिट आता है, जिसके अंदर 1857 का जो वॉर हुआ इंडिपेंडेंस के लिए, फर्स्ट रिवोल्ट भी कहा जाता है, ये देखना है। और कई सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट हुए थे, वो हमें देखना। एंड एजुकेशन को लेकर क्या पॉलिसी बनाई गई थी, जैसे कि मैकोले के द्वारा जो एजुकेशन की पॉलिसी बनाई गई थी और मिडिल क्लास का स्टैंडर्डाइज हुआ, तो इनका क्या कंट्रीब्यूशन था हमारी सोसाइटी के अंदर। एंड इसके बाद गांधी जी 1915 में साउथ अफ्रीका से वापस आ गए थे, तो उन्होंने नेशनल मूवमेंट चलाया था, यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन, जिसके अंदर सत्याग्रह आंदोलन सबसे पहले चलाया गया था। याद है ना आप सभी को, सत्याग्रह आंदोलन कौन कौन से आंदोलन थे, चंपारण का, खेड़ा का, अहमदाबाद का, इसके बाद असहयोग आंदोलन चलाया गया, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया, फिर साइमन कमीशन भारत के अंदर आया। ये सब आपने पढ़ा है क्लास 12 के अंदर, यही आप पढ़ोगे इसके अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपका पूरा यहाँ पे टॉपिक दिया गया है। एंड में आपको देखना है कम्युनिज्म इन इंडिया, यानी कि जो सांप्रदायिकता की पॉलिटिक्स है भारत के अंदर, ये भी बहुत जरूरी है। भारत के पॉलिटिक्स के अंदर धर्म का कितना इम्पैक्ट, ये हमें देखना है। और सबसे एंड में है पीजेंट्स, यानी किसानों के द्वारा, ट्राइबल्स के द्वारा, वुमेन के द्वारा और एंटी कास्ट को लेकर जो मूवमेंट किए गए, ये कौन कौन से मूवमेंट्स है, कब कब ये चलाएगी, इनका मेन पर्पस क्या हुआ करता है। तो आपके सिलेबस में ये सारे चैप्टर्स है, सारे यूनिट्स है, ये सारे पॉइंट्स है, ये आपको दिया। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, यही पढ़ना है। आपके पूरे सिलेबस का यही सबसे मेन सब्जेक्ट है, जो काफी लेंथी भी है और इसमें ज्यादा चैप्टर्स आपको दिए गए, तो थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग है, बट इंपॉर्टेंट भी है ये, ठीक है। इसके बाद ये इंग्लिश का एक सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट के अंदर ये सारे चैप्टर्स आपको दिए गए, टोटल 4 चैप्टर है, क्योंकि इस सब्जेक्ट के अंदर सारे क्वेश्चन बुक से ही आते हैं, कोई ग्रामर का पोर्शन नहीं हुआ। जैसे आर्थर कैनन के द्वारा द साइन ऑफ 4 के बारे में जो बताया गया है, इस पूरे चैप्टर्स को जब आप रीड करोगे, इन्हीं चैप्टर से क्वेश्चन आएगा इन बुक्स के अंदर, 16 के बुक्स के अंदर। एंड में
चैप्टर के क्वेश्चन भी दिए गए, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, उसमें से ज्यादातर क्वेश्चन उठ कर आ जाते हैं एग्जाम। तो ये ध्यान रखना है क्योंकि ये लिटरेचर का पोर्शन है, ग्रामर इसमें आता है। यही आपका पूरा सिलेबस है। इसके बाद एक सब्जेक्ट है हिस्ट्री का, ये सिर्फ ऑनर्स के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, प्रोग्राम वालों को नहीं पढ़ाया जाता है। अब इसमें क्या है, ये पूरा हिस्ट्री का सब्जेक्ट है जिसमें है दिल्ली थ्रू दी एजेस। दैट मीन्स दिल्ली कई एजेस से गुजरता है, यानी कि दिल्ली का जो पूरा इतिहास का दौर है ये हमें पढ़ना है। जैसे दिल्ली का इतिहास क्या है, इंद्रप्रस्थ, दिल्ली के भी कई नाम हुआ करते थे, हस्तिनापुर, इसके बाद पानीपत, तिलपत, कई सारे एरियाज हुए, उनके बारे में पढ़ना है। अशोका एडिक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे इसके अंदर, अशोक के द्वारा क्या क्या सोर्स दिए गए हमें, एंड मेहरौली आयरन पिल्लर है यहाँ पे, और लाल कोट, ये सब हम पढ़ेंगे अपने फर्स्ट यूनिट के अंदर। एंड सेकंड यूनिट जो है इसमें यह बताया गया है कि 10th से लेकर 14th सेंचुरी के बीच में दिल्ली के अंदर ऐसे कई सारे सिटीज हुए, इनका डेवलपमेंट हुआ। अब वो कौन कौन सिटीज थे, जैसे अनंतपुर फोर्ट हो गया, मस्जिद जामी हो गया, सिरी हो गया, एंड ज्ञानपुर हो गया, तुगलकाबाद हो गया, फिरोजाबाद हो गया, ये सारे सिटीज थे दिल्ली के अंदर, अलग अलग जगह पे बसे हुए थे। और इनको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसमें सारे पॉइंट्स आपको मेंशन करने होंगे, 6 के 6 पॉइंट। और इसके बाद आपको दिया गया है हुमायूं का टॉम्ब। ये दिल्ली का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इस टाइम पे दिल्ली का जो डेवलपमेंट हो रहा था तो मुगलों के टाइम पे आ चुका। तो ये हमें देखना है दिल्ली का एंशिएंट पीरियड, मिडिएवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड। एंशिएंट यानी कि जब दिल्ली के इतिहास के बारे में कोई रिटर्न सोर्स कहीं नहीं आ रहे, उस टाइम उपेंद्र सिंह ने इसके बारे में बताया है कि बुक के अंदर आपको राइटर मिल जाएगी, एक लड़की है, लेडी है, ये उपेंद्र सिंह, ये आपको दिख जाएगा बुक के अंदर, ठीक है। ये आपका हिस्ट्री का सिलेबस है, ईवीएस थ्योरी एंड प्रैक्टिस फर्स्ट। सेकंड भी है, वो नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ोगे आप, ये फर्स्ट है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंटल स्टडीज। अब ये ईवीएस का सब्जेक्ट है, थोड़ा साइंस जैसा सब्जेक्ट है ये। जैसे ईवीएस के अंदर हम इकोसिस्टम पढ़ते हैं, वनों यानी जंगलों की कटाई के लिए कौन कौन सी कानून बनाई गई है जिससे कि हमारे जंगलों को बचाया जा सके, एंड जो पॉल्यूशन हो रहा है इससे कैसे बचा जा सकता है, कई सारे इसके अंदर पोर्शन दिए गए हैं, ये हमें पढ़ना है। इकोसिस्टम हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज हो गए और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो, ये 4 यूनिट है और इन चारों में ये पोर्शन दिए गए हैं, आप अपने स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। ये है आपके ईवीएस का सिलेबस, बहुत इजी है, ये ज़्यादा टफ नहीं है ईवीएस, आप इसको इजीली से पढ़ के पास कर सकते हो। जो हम बताएंगे क्वेश्चंस वही एग्जाम में भी आए, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या है, कॉमर्स फाइनेंस फॉर एवरीवन। ये सब्जेक्ट कॉमर्स का है बट आप इसको भी ले सकते हो, इजी सब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि ये बजट के बारे में आपको पढ़ाता है, तो सब कुछ थ्योरी है, इसमें न्यूमेरिकल कुछ भी नहीं आता। जैसे बैंकिंग सर्विसेज, जैसे बैंक हमें कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है, बैंक यानी कॉमर्शियल बैंक, जो आरबीआई है वो तो गवर्नमेंट का बैंक है ना, तो ये कौन कौन सर्विसेज देता है हमें, फाइनेंशियल सर्विसेज क्या प्रोवाइड की जाती है इसके द्वारा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा। और पोस्ट ऑफिस भी छोटे मोटे बैंक का ही काम करता है, वहाँ पे हम पैसे रख सकते हैं, वहाँ पे हमें इंटरेस्ट भी मिलता है, तो ये चीज़ हम पढ़ेंगे। एंड इंश्योरेंस सर्विसेज बैंक प्रोवाइड करती है हमें। तो स्टॉक मार्केट के बारे में बेसिक नॉलेज दी गई है हमारे यूनिट 5 के अंदर, क्लियर है। ये हो गया हमारा फाइनेंस फॉर एवरीवन। सब्जेक्ट बहुत ईजी है, यही आपको पढ़ना है जो आपको स्क्रीन पर सिलेबस दिखे, इसके अलावा कुछ, यही आपका लेटेस्ट सिलेबस। इसके बाद क्या है, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ। इसके अंदर आप पढ़ोगे कम्युनिकेशन कितने टाइप्स के होते हैं, कम्युनिकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, एंड कम्युनिकेशन के लिए राइटिंग स्किल्स कौन कौन सी होनी चाहिए, ये सब कुछ आप पढ़ोगे इस पूरे सिलेबस। आप सिलेबस देख सकते हो अपने, बहुत इजी है ये, बहुत इजी क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं इसमें, ठीक है। लेकिन हर यूनिट से एक क्वेश्चन आता है यहाँ। एंड इसके बाद है हिंदी का रंगमंच का सिलेबस। अब हिंदी रंगमंच में क्या होता है, इस पूरे सिलेबस में हमें पढ़ना है कि नाट्य शास्त्र जो है, यानी कि भारत के अंदर जो ड्रामेटिक रोल हुआ करता था, जो ड्रामा हुआ करता है, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है एंशिएंट टाइम, बहुत प्राचीन टाइम से चला आ रहा है। तो नाट्य शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जो हमें इसकी जानकारी देता है कि ड्रामा के कितने सारे रूल हैं। जैसे कि हमको ड्रामा करते हैं, वो दिखने में या बोलने में तो जस्ट एक ड्रामा है, लेकिन उसको रियल फील करवाना होता है लोगों के सामने। जैसे ड्रामा करते टाइम हमारा पहनावा क्या होगा, ताकि हम ड्रामा के अंदर पूरा घुस सके, रोल को अच्छे से निभा सके, पहला। उसके बाद हमारी भाषा कौन सी होगी, हमारी एक्टिंग में वो कौन से किरदार होंगे जो हमारे ड्रामा को सक्सेसफुल बना सके, यही सारी चीज़ें पढ़ने वाले रंगमंच के अंदर, क्लियर है। बहुत इजी सिलेबस है इसका और बहुत इजी चैप्टर्स भी हैं। ये सिलेबस आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ये दिया हुआ है, यही सारे चैप्टर्स हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एंड इसके बाद है इंग्लिश का रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश। ये जो सिलेबस है इसमें से ग्रामर का कोई पोर्शन सिलेबस में देखिए आप, ये दिया गया है, यही आपको पढ़ना है। क्या क्या दिया गया है, जैसे कि हाउ टू रीड अ नॉवल, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आता नहीं है, इसके बेस पे क्वेश्चन आते हैं। जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंद मठ जो लिखी गई है, इसमें इन्होंने अपने थॉट्स दिए हैं
उसके बारे में क्वेश्चन, एंड श्री अरविंदो और घोष के द्वारा जो अपने विचार दिए गए, आइडियाज दिए गए, इस पे क्वेश्चन। तो ये आपको पढ़ना है। ये लिटरेचर का ही पोर्शन है जो कि बुक से ही पूछी जाती है। इन्होंने अपने क्या थॉट्स और आइडियाज दे रखे हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको उसका आंसर देना है। तो ये आपका पूरा सिलेबस है, आप इस पूरे सिलेबस को अपने स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट सिलेबस है वो है भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य, यानी कि भारत के अंदर 13 और 14 सेंचुरी के आसपास ऐसे कई सारे ऐसे थिंकर्स हुए, समाज सुधारक हुए, जिन्होंने हिंदी में अपने विचार दिए हैं। अब वो कौन कौन है? जैसे आप सभी ने सुना है कबीर का नाम, सबने सुना है, मीराबाई, तुलसीदास जी का नाम, रैदास, गुरु नानक जी का नाम, सूरदास जायसी का नाम, तुकाराम नामदेव का नाम। इन सब ने अपने आइडियाज दिए और यही सब पढ़ने वाले हो इस पूरे सिलेबस के अंदर। ये पूरा सिलेबस आप एक बार अपने स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। ये जो आपको मैं सिलेबस दिखा रहा हूँ ये लेटेस्ट है और उन पोर्शन को हटाने के बाद दिखा रहा हूँ जो पोर्शन आपके एग्जाम में नहीं आए। क्लियर है? इसके बाद है पॉलिटिकल साइंस का कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। ये पूरा सिलेबस पॉलिटी का है। जिसने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है उसको सही से पता होगा कि इसमें आप पढ़ोगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, भारतीय संविधान और उसकी प्रस्तावना के बारे में, प्रियम्बल के बारे में। तो प्रियम्बल का क्या इंपॉर्टेंस है ये आप देखोगे। इसके बाद देखोगे फेडरल रिपब्लिक, जैसे भारत में रूल ऑफ लॉ है, कानून का शासन है, एंड सेपरेशन ऑफ पावर है। पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, सेपरेट किया गया है ताकि कोई किसी पे हावी ना हो जाए। जैसे लेजिस्लेटिव जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, संसद। दूसरा है एग्जीक्यूटिव जिसको हम कार्यपालिका कहते हैं, और तीसरा है जुडिशरी जिसको हम न्यायपालिका कहते हैं। तो तीनों अपनी अपनी जगह पे सेपरेट है और यही हमारे गवर्नमेंट के ऑर्गन्स भी है या सरकार के अंग भी कह सकते हो। इसके बाद आप पढ़ोगे सोवरेनिटी यानी कि संप्रभुता के बारे में, समाजवाद और लोकतंत्र के बारे में। एंड इसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए हैं जैसे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। और यहाँ पे नीचे ये कॉन्सेप्ट जो दिया गया है, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज का आर्टिकल 51A जो है, इसके अंदर शांति की बात की गई है, ये हम पढ़ेंगे। और लीगल स्टेटस क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज, क्या फंडामेंटल ड्यूटीज जो मौलिक कर्तव्य है हमारा 1976 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा इसको जोड़ा गया था, क्या लोग इसको फॉलो नहीं करेंगे तो क्या उसको जेल में डाल दिया जाएगा? उसके क्या लीगल स्टेटस है ये हम देखने वाले। क्लियर है? तो ये हमारे मेन सब्जेक्ट है। इसके अलावा कई सारे ऐसे नए सब्जेक्ट हैं, जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन का है, IT का सब्जेक्ट है, डिजिटल मार्केटिंग का है। ये बिल्कुल अच्छे से डिफाइन नहीं किया BSOL ने, बट ये सब्जेक्ट भी अब आपको दिया गया है और आपके पास भी होंगे। एक बार मुझे बताइए कि इनमें से जितने भी सब्जेक्ट मैंने आपको बताए, इनमें से कौन कौन से सब्जेक्ट आपके पास हैं और कौन से नहीं हैं, ताकि मैं पहले उनकी वीडियोस लाऊं और आपको उनके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर के साथ बताऊं। सारा सिलेबस सही से देख लिया है और ये सारे चैप्टर्स आपको समझ में आ गए कि ये चैप्टर्स आपके एग्जाम में है और उसमें क्या पढ़ना है। आप सिलेबस देख लेने के बाद अब आपको मैं समझाऊंगा इन सारे सिलेबस से वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आए। इसके लिए मैराथन क्लासेस भी आएगी, प्लस जो क्लासेस मैंने ऑलरेडी ले रखा है यूट्यूब पे, आपको क्या करना है उन क्लासेस को देखना है, जिनकी प्लेलिस्ट के लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अदरवाइज आप यूट्यूब पे सर्च करोगे टॉपिक का नाम, मेरी वीडियो आ जाएगी, आप उनको देख लो। पहला काम आपको ये जरूर करना है। इसके अलावा आपके पास सोल की बुक होगी, क्या होता है आप वो रीड कर लो। अदरवाइज मैंने आपको अपने नोट्स दिए हैं, उन नोट्स के अंदर टोटल 12 क्वेश्चन है, 12 में से 8 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया ग्रांटेड। उस नोट्स के अलावा आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। अब ये नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे? नीचे आपको लिंक दिया गया, उस पर जरा एक बार क्लिक कीजिए आप। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने वेबसाइट ओपन होगी। देखिए यहाँ पे लिखा है BA पोल साइंस ऑनर्स सेम फर्स्ट। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। आपके पास जो भी सब्जेक्ट है, मान लो आपके पास पॉलिटिकल थ्योरी है, इस पर क्लिक कीजिए, बाय नाउ पे क्लिक करके नोट्स को डाउनलोड। इस नोट्स में लिमिटेड क्वेश्चन दिए गए हैं, आंसर इतने अच्छे से एक्यूरेट तरीके से लिखे गए हैं, समझने में इतना आसान है कि आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। और इसी में से एग्जाम में आएगा, जैसे लास्ट ईयर आया था। आप स्टूडेंट्स के फीडबैक रिव्यूज भी देख सकते हो। तो ये बहुत अच्छे हैं क्योंकि DU के एक्सपर्ट टीचर्स इसमें हेल्प करते हैं, तब जाके नोट्स हम आप तक पहुंचाते। तो नोट्स को आप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी आपको मैंने सारे सब्जेक्ट का सिलेबस बता दिए हैं। अगर आपको लगता है कोई सब्जेक्ट का सिलेबस रह गया है तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, मैंने उन PDF को टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है। जिसको मैंने यहाँ पे नहीं बताया या जिनको मैंने बता दिया उनकी PDF भी दे दी। उस PDF से आप सिलेबस को एक बार और अच्छे से देख लीजिए। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना। ऐसे वीडियो सिर्फ YouTube पे इसी चैनल पे आती है, तो प्लीज चैनल से जुड़े रहना। अब लाइव क्लासेस जो स्टार्ट होगी ये आपके लिए रामबाण साबित होगी। बाकी मैंने प्लेलिस्ट के लिंक दे दी है, उनको देखना भी इससे स्टार्ट। बिल्कुल नेक्स्ट। जय हिंद, जय भारत।